बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे रोहन, सोहन और उनकी माँ। रोहन घर का बड़ा बेटा और सोहन घर का छोटा बेटा था। दोनों में बहुत प्रेम था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई अपना एक छोटा सा देशी चिकन तंदूरी का ढाबा चलाते थे। रोज दोनों भाई सुबह उठकर अपना ढाबा खोल देते थे। सुबह सुबह ही गांव के लोग उस ढाबे पर खाने चले आते थे, क्योंकि स्वाद के साथ साथ दाम भी सस्ता था। कुछ लोग सिर्फ स्वाद लेने के लिए आते थे और कुछ लोग उन दोनों भाई की मेहनत को देखने आते थे, क्योंकि उनके बीच बहुत अटूट प्यार था। वे कभी भी आपस में लड़ाई और बहस नहीं करते थे। वे ग्राहकों से भी अच्छे से बात करते थे। अरे रोहन बेटा, आज तो बड़ी जल्दी भट्टी सुलगा दी। खुशबू अभी से पूरे गांव में फैल गई है। काका, सूरज उगने से पहले भट्टी ना जले तो चैन नहीं आता। आइए बैठिए, आज आपके लिए खास मसाला तैयार किया है। सुना है यहाँ की चिकन तंदूरी के आगे शहर के बड़े बड़े होटल फेल हैं। क्या जादू डालते हो भाई? काका, जादू मसालों में नहीं, नीयत में है। हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी यहाँ आए वो सिर्फ पेट भर के नहीं बल्कि मन भर के जाए। ये लीजिए काका, एक बार चक्कर देखिए। अगर मजा ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। हमारे यहाँ स्वाद ही हमारी पहचान है। बच्चों, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो पर दाम बहुत कम लेते हो। थोड़ा मुनाफा भी तो कमाना चाहिए। मुखिया जी, बाबूजी हमेशा कहते थे कि कमाई सिर्फ पैसों से नहीं, दुआओं से भी होती है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, चंदनपुर में कोई भी इंसान रात को भूखा ना सोए। बिल्कुल भैया, पैसे तो आज है कल नहीं, लेकिन लोगों का प्यार और ये आशीर्वाद हमेशा सलामत रहेगा। खाना खिलाना हमारे लिए धंधा नहीं, सेवा है। जीते रहो बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी को भगवान किसी की नजर ना लगाए। ऐसा स्वाद और ऐसा स्वभाव भगवान सबको दे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे काका और मुखिया जी, यही हमारी असली कमाई है। वाह भाई वाह, खुशबू तो ऐसी है कि मुर्दा भी उठकर बैठ जाए। क्यों रोहन बेटा, आज तो धंधा खूब चमक रहा है। अरे माखन काका, राम राम। आइए बैठिए, आपके लिए क्या लाऊं? अरे नहीं बेटा, अभी तो खाना खाकर निकला हूं। बस तुम दोनों भाइयों को मेहनत करते देख मन खुश हो गया। वैसे घर पर सब ठीक है? तुम्हारी माँ का क्या हाल है? सब ठीक है काका, बस माँ की उम्र हो चली है, घुटनों में दर्द रहता है। अब उन्हें चूल्हे के सामने रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, पर मानती ही नहीं। आखिर माँ है ना, पर कब तक? घर में एक बहू आ जाए तो तुम्हारी माँ को आराम मिल जाएगा और घर भी स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, गांव वाले कहते हैं तुम लोग बहुत सस्ता खिलाते हो, फिर भी दिन की कितनी प्लेटें निकाल लेते हो? काका, भगवान की कृपा है। दिन भर में लगभग 100 प्लेट चिकन तंदूरी तो निकल ही जाती है, कभी कभी इससे भी ज्यादा। 100 प्लेट? अगर एक प्लेट का दाम कम भी जोड़ूं तो महीने के हजारों रुपए। और इनका खर्चा क्या है? घर की मुर्गी, घर का मसाला। ये लड़के तो सोने की खान है। बहुत खूब, इतनी कम उम्र में इतना नाम। सुनो बेटा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊं। तुम दोनों से फुर्सत में कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूर काका, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे घर जरूर आइए, हमें खुशी होगी। अरे वाह माखनलाल, शिकार खुद जाल के पास आ रहा है। मेरी बेटी लाली की शादी की उम्र हो गई है
और रोहन से बेहतर दामाद कहां मिलेगा। एक बार लाली इस घर की बहू बन गई तो इस ढाबे की चाबियां मेरे पास होंगी। ये दोनों भाई तो सीधे हैं, इन्हें क्या पता कि धंधा कैसे चलाया जाता है। मैं प्लेट का दाम दुगना कर दूंगा और फिर देखना, पैसा ही पैसा। बस एक बार शादी पक्की हो जाए, फिर मैं अपना असली खेल दिखाऊंगा। माखन लाल के जाने के थोड़ी देर बाद ढाबे पर सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर दोनों भाई ढाबा बंद करके घर जाते हैं। दोनों भाइयों के घर पहुंचने के ठीक थोड़ी ही देर बाद माखन लाल घर पर आ जाता है। अरे बहन जी, राम राम। देखिए, आपके बेटे कितने लायक हैं। पूरे जिले में चंदनपुर के तंदूरी की चर्चा है। भाई साहब, ये सब इनकी मेहनत और पिता का आशीर्वाद है। बस अब चाहती हूँ कि इनके सिर पर से ये चूल्हे चौके का बोझ कम हो जाए। देखो बहन जी, मैं साफ बात करने वाला आदमी हूँ। रोहन और सोहन मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सोचकर कि आप इस उम्र में रसोई का धुआं सहती हैं। आखिर कब तक? बात तो आपकी ठीक है भाई साहब। रोहन सुबह से रात तक ढाबे पर रहता है, सोहन भी उसी के साथ लगा रहता है। घर एकदम सूना पड़ा रहता है। बस इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी लाली को इस घर की बहू बना लो। वो सलीकेदार है, घर को मंदिर बना देगी। और सबसे बड़ी बात, वो आपके घुटनों का दर्द समझती है। वो आएगी तो आपको रसोई में पैर भी नहीं रखने देगी। भैया, काका सही तो कह रहे हैं। आप सारा दिन ढाबे की भट्टी के सामने जलते रहते हो। शाम को घर आओ तो माँ बीमार मिलती है। अगर लाली दीदी घर आ जाएंगी तो माँ को आराम मिलेगा और आपको भी एक साथी मिल जाएगा। पर सोहन, अभी ढाबे का काम बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बहुत है। अरे भैया, जिम्मेदारी बांटने से कम होती है। आप शादी के लिए हाँ कर दो, ढाबे की फिक्र मत करो। मैं और जी जान से मेहनत करूंगा। बस अब आप मना मत करना। बेटा रोहन, मुझे पता है तुम बहुत नेक हो। तुम सोचते हो कि शादी के बाद खर्चे बढ़ेंगे। अरे तुम्हारी 100 प्लेट की जो बिक्री है वो तो भगवान का आशीर्वाद है। लाली के कदम पड़ते ही ये 100 की 200 प्लेट हो जाएगी। लक्ष्मी के आने से ही तो घर में बरकत होती है। रोहन बेटा, माखन भाई साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मेरा भी अब मन है कि अपनी बहू का हाथ बटाऊं और चैन से भगवान का नाम लूं। मान जा बेटा। ठीक है काका, अगर आप सबको यही सही लगता है तो जैसी माँ की इच्छा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे वाह, ये हुई ना बात। आज तो गुड़ बताशे बंटवाने चाहिए। मैं कल ही पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं। फंस गए, मछली जाल में आ गई। मां को आराम का लालच दिया, सोहन को भाई के सुख का और रोहन को जिम्मेदारी का। अब बस एक बार फेरे हो जाएं, फिर इस ढाबे का सारा हिसाब किताब मैं संभालूंगा। रोहन तंदूर झोंकेगा और मैं गल्ले पर बैठकर नोट गिनूंगा। 100 प्लेट का मुनाफा अब सीधा माखन लाल की जेब में जाएगा। देखते जाओ अब इस चंदनपुर में मेरा सिक्का कैसे जमता है। अगले दिन माँ, क्या हुआ माँ? सोहन, जल्दी उठ, देख माँ को क्या हो गया। क्या हुआ भैया? माँ, अरे माँ, आप तो पूरी पसीने से भीग गई हैं। पानी, मैं पानी लाता हूं। माँ, धीरे धीरे सांस लो, घबराओ मत, हम यहीं हैं। सोहन, पानी रहने दे, माँ को तो पानी निगलने में भी दिक्कत हो रही है। देख, इनका चेहरा कैसा नीला पड़ रहा है। बेटा, सीने में जैसे कोई आग आग जल रही है। सांस खींचती हूँ तो कांटों जैसा चुभता है। लगता है अब मेरा बुलावा आ गया है। ऐसी बातें मत करो माँ, अभी तो हमें आपको 4 धाम की यात्रा करानी है।
भैया कुछ करो, माँ की हालत देखी नहीं जा रही। माँ के पास बैठ, मैं भागकर वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। तब तक उन्हें पंखा जल, उन्हें ताज़ी हवा चाहिए। शांति रखो बच्चों, मुझे देखने दो। माँ जी, लंबी सांस लेने की कोशिश कीजिए। वैद्यराज जी, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। बस ये सांस रुक न जाए। वैद्यराज जी, क्या हुआ है माँ को? कोई साधारण सर्दी जुकाम तो नहीं लग रहा? नहीं बेटा, ये बीमारी गहरी है। तुम्हारी माँ को टीबी हो गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है वो चूल्हा जिसके धुएं में इन्होंने आधी जिंदगी काट दी। रोटियां सेकते सेकते इन्होंने अपने फेफड़ों में धुआं भर लिया है। अब इनके अंदर जहर फैल चुका है। टीबी? पर इसका तो इलाज बहुत मुश्किल है ना? इलाज मुमकिन है, पर बहुत परहेज चाहिए। अगर इन्हें बचाना है तो आज से, इसी वक्त से इन्हें रसोई से दूर करना होगा। चूल्हे की एक चिंगारी भी इनके लिए अब जानलेवा साबित होगी। इन्हें आराम चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए और धुआं मुक्त वातावरण चाहिए। वैद्यराज जी, हम अपनी जान लगा देंगे, पर माँ को कुछ नहीं होने देंगे। आप बस दवा लिख दीजिए। दवा तो मैं दे रहा हूं, पर याद रखना, बिना देखभाल के दवा भी बेअसर है। दवा देकर वैद्यराज वहां से चले जाते हैं। भैया, अब समझ आया कि माखन लाल काका कल क्या कह रहे थे। हमें लगा वो चालाकी कर रहे हैं, पर शायद भगवान ने ही उन्हें भेजा था। माँ की ये हालत, ये सब हमारी वजह से हुई है। मैं बड़ा भाई होकर भी अंधा बना रहा सोहन। ढाबे पर चिकन तंदूरी भूनते भूनते मैं ये भूल गया कि माँ भी घर के चूल्हे में भून रही है। भैया, अब देरी मत कीजिए। माखन लाल काका की बेटी लाली आएगी तो घर में एक हाथ और बढ़ जाएगा। माँ को आराम मिलेगा। रसोई की सारी जिम्मेदारी लाली भाभी संभाल लेंगी और माँ सिर्फ आराम करेंगी। अगर अब हमने शादी में देरी की तो कल को हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पर सोहन, क्या हम उस लड़की को इस धुएं वाले घर में सुखी रख पाएंगे? क्या माखनलाल काका सच में हमारी मदद करना चाहते हैं? भैया, इस समय हमें किसी की नीयत नहीं देखनी, हमें माँ की सेहत देखनी है। माखनलाल काका थोड़े लालची जरूर हैं, पर उनकी बेटी आ जाएगी तो माँ की सेवा तो होगी। आप हाँ कह दो भैया, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, शादी कर लो और माँ को ये नई जिंदगी दो। ठीक है सोहन, माँ के लिए मैं ये फैसला लेता हूँ। तू जा और माखनलाल काका को कह दे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख पक्की करो। रोहन शादी के लिए मान जाता है और कुछ ही दिन में रोहन की माखनलाल की बेटी के साथ शादी हो जाती है और अब अम्मा की तबीयत भी ठीक हो जाती है और फिर दोनों भाई मिलकर अच्छे तरीके से ढाबे पर काम करने लगे। उनका मुनाफा अब 2 गुना हो चुका था। धीरे धीरे वक्त बिता और अब रोहन की पत्नी के अंदर लालच उमड़ने लगी थी। क्या बात है लाली, आज बड़ी उदास दिख रही हो? माँ ने कुछ कह दिया क्या? माँ क्या कहेंगी, वो तो सारा दिन आराम करती हैं। दुख तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा है। दिन भर ढाबे पर आग की तरह पैसा बरस रहा है, पर मेरे हाथ में क्या आता है? फूटी कौड़ी भी नहीं। ये क्या कह रही हो? जो कमाता हूँ घर में ही तो आता है। हम सब एक साथ तो हैं। यही तो समस्या है, एक साथ। रोहन, अब हमारी शादी हो गई है, कल को हमारे बच्चे होंगे, खर्चे 2 गुने हो जाएंगे। कब तक इस संयुक्त परिवार के बोझ तले दबे रहोगे? सोहन जवान है, अपना कमा सकता है, और माँ की सेवा का ठेका क्या सिर्फ हमने ले रखा है? लाली, होश में तो हो। सोहन मेरा छोटा भाई है, मेरी जान है वो। और माँ ने हमें पालने के लिए अपनी खुशियां जला दी। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? तो ठीक है, अगर तुम्हें वो भाई और बीमार माँ ही प्यारी है तो मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती जहाँ मेरी और मेरे आने वाले भविष्य की कोई अहमियत ना हो। या तो इस घर में वो लोग रहेंगे या मैं। फैसला तुम्हें करना है, अपनी पत्नी चाहिए या अपनी पुरानी दुनिया। लाली,
ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्यार करते हो तो साबित करो। मुझे अलग घर चाहिए, अलग चूल्हा चाहिए और ढाबे की आधी कमाई पर हमारा हक चाहिए। अगर आज तुमने फैसला नहीं लिया तो समझ लेना मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ठीक है लाली, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट भी पी लूंगा। रुको, मैं अभी माँ और सोहन से बात करता हूँ। सोहन, माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आजा बेटा, तू भी खाना खा ले। नहीं माँ, भूख नहीं है। बात यह है कि अब घर में जगह कम पड़ रही है, खर्चे भी बढ़ गए हैं। लाली चाहती है कि अब हम अपना रास्ता अलग कर लें। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अलग रास्ता? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या लाली भाभी को कोई तकलीफ है? किसी की गलती नहीं है सोहन, बस वक्त बदल गया है। अब तुम अपना देखो और मुझे अपना देखने दो। माँ किसके साथ रहेंगी ये माँ तय कर ले। भैया, जिस भाई के साथ मैंने ढाबे की भट्टी सुलगाई, आज वही भाई मुझे अलग होने को कह रहा है। माँ कहीं नहीं जाएंगी, माँ मेरे साथ रहेंगी। लेकिन भैया, क्या आप सच में इस प्यार को पैसे के लिए तोड़ देंगे? रोहन बेटा, जब परिंदे के पंख निकल आते हैं तो वो घोंसला बदल ही लेता है। अगर तेरी खुशी लाली के साथ अलग रहने में है तो वैसा ही कर। मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुम अलग हो रहे हो, दुख इस बात का है कि तू अपनी जड़ों को भूल रहा है। अगली सुबह दोनों भाई अलग हो चुके थे। सोहन के हिस्से में माँ आई और घर के कुछ टूटे फूटे सामान, जिसमें एक पुरानी कढ़ाई भी थी, वो अपने पुराने छोटे से घर में रहने लगे। और रोहन के हिस्से में बड़ा सा घर और बड़ा सा ढाबा आया और उसके पास पैसे भी थे, क्योंकि रोहन की पत्नी बहुत चालाक थी। लेकिन सोहन के पास खाने को कुछ भी नहीं थे। बेटा सोहन, रोहन की याद आ रही है? क्या उसने आज खाना खाया होगा? क्या लाली ने उसे आराम करने दिया होगा? अब उनकी चिंता छोड़ दो भैया, आप बड़े आदमी हैं। हमारे पास तो आज रात को चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां भी नहीं हैं। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इतना बोलकर सोहन उस पुरानी कड़ाही को उठाता है जो उसके पिता के समय की थी। हे पुरानी कड़ाही, काश तू मुझे बस 1 या 2 प्लेट खाना दे सकती। कम से कम माँ भूखी तो नहीं सोती। अचानक कड़ाही में से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। धुएं। माँ देखो, ये क्या हो रहा है? इसमें खाना कहाँ से आया? हे भगवान, ये कोई जादू है या कोई साया? सोहन, इसे छूना मत। डरो मत सोहन, डरो मत माँ। मैं कोई साया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता के पुण्य का फल हूँ। तुम बोल सकती हो? तुम हमारे पास कैसे आई? तुम्हारे पिता ने एक बार एक प्यासे साधु को कड़ी धूप में अपने हिस्से का पानी पिलाया था। उस साधु ने खुश होकर मुझे उन्हें दिया था, लेकिन जिस दिन वो मुझे घर लाए, उसी दिन काल ने उन्हें ग्रास बना लिया। ये रहस्य दब गया क्योंकि उन्होंने किसी को बताया ही नहीं था। तो क्या तुम हमारी गरीबी दूर कर दोगी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं एक सच्चे दिल वाले इंसान की सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करती हूँ, और ये इच्छाएं 3 दिन के अंतराल में मांगी जानी चाहिए। आज तुमने खाना मांगा, वो तुम्हारी पहली इच्छा थी। अब तुम्हारे पास 2 इच्छाएं और बची हैं। बेटा सोहन, भगवान ने हमारी सुन ली, पर याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हमें सिर्फ उतना ही मांगना चाहिए जिससे हमारी गुजर बसर हो सके। हाँ माँ, लेकिन भैया, काश भैया भी हमारे साथ होते। नहीं बेटा, जो जैसे जाता है उसे वैसे ही वापस आना पड़ता है। कल तुम अपनी दूसरी मुराद कढ़ाई से मांगना। अगले दिन सोहन जादुई कढ़ाई से अपने माँ की बीमारी को ठीक करने को कहता है, और फिर तीसरे दिन वह जादुई कढ़ाई से कहता है कि जब तक मैं न बोलूं तब तक चिकन तंदूरी कढ़ाई से खत्म न हो। कढ़ाई तीनों इच्छाएं पूरी कर देता है और सोहन उस जादुई कढ़ाई को लेकर ठेले पर लगा देता है।
लोग आते हैं और वह सस्ते में बेचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसके ग्राहक बन जाते हैं और रोहन को अपनी गलती का पछतावा होता है।